Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel। बच्चा लोग देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म का पार्ट 8 चल रहा है। ठीक है, अब इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बच्चों स्टेम सेल्स। क्या देखने वाले हैं? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अब स्टेम सेल्स जो है ना बच्चों, ये होते हैं क्या? अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ये? अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या होता है? नॉट अक्वायर्ड एनी फंक्शन। ठीक है, क्या होता है? नॉट अक्वायर्ड एनी फंक्शन, मतलब इन सेल ने कोई भी टाइप का फंक्शन अचीव नहीं किया है। तो इन्हीं सेल से बच्चों हमारे जो स्टेम सेल है, देखो ये स्टेम सेल से कितने सारे अलग अलग टाइप के नए नए सेल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूरॉन्स। अब आप लोग को आपकी मालूमात के लिए बता दूं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये कैसे सेल्स होते हैं? ये वंस डैमेज, देखो वंस डैमेज्ड, अगर किसी न्यूरॉन को डैमेज हो गया, कैनॉट बी रीजनरेटेड, कैनॉट बी रीजनरेटेड, है ना। तो अगर हम लोग स्टेम सेल को यूज करके स्टेम सेल को ये डायरेक्शन दे या फिर ये आदेश दे कि भाई तेको अब न्यूरॉन के फॉर्म में तुझको एक फंक्शन, मतलब वो स्टेम सेल को न्यूरॉन के फॉर्म में कन्वर्ट होना है। इन शॉर्ट क्या कह रहा हूं मैं? वो सेल्स को न्यूरॉन के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो यही सेल्स जो है ये क्या होंगे? न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे बॉडी के अंदर ही क्या हो सकेगा? नए नए न्यूरॉन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। देखो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, सबसे पहले याद रखना बच्चों, एल्जाइमर डिजीज, फिर उसके बाद में पार्किंसन डिजीज। अब ये दोनों भी बच्चों न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। एल्जाइमर में इंसान अपनी याद रखने की क्षमता जैसे भूलता रहता है, मतलब उसकी याद रखने की क्षमता कम होती है, बिकॉज उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स कॉन्स्टेंटली डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और पार्किंसन में इंसान ऐसे शेकी बन जाता है बच्चों, मतलब अंदर न्यूरॉन्स का ठीक से काम नहीं करने की वजह से उसका ऐसे शेक करेगा फालतू में उसका हैंड। ठीक है, हैंड बोलो या गर्दन बोलो या पैर बोलो, तो इस वजह से ये सब चीज़ें सामने आ सकती है। ये बात याद रखना, जो स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं बच्चा लोग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी, ये वाला चीज देखना जरूरी है। अब देखो प्रेगनेंसी क्या होता है? कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो। क्या होता है? कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो, और इसी को कहा जाता है प्रेगनेंसी। देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा चीजें मतलब लेकर चलता हूं, लगे तो थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे चलो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में एक्चुअली होता क्या है? अरे एम्प्टी स्लाइड नहीं अपने पास में, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। प्रेगनेंसी देखो इधर पे ही कुछ करेंगे। प्रेगनेंसी में एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? मेटिंग होती है। प्रेगनेंसी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद में होता है भाई फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब जाके होती है प्रेगनेंसी, है ना। तब जाके होती है प्रेगनेंसी, जो कि 9 महीने का समय होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी। अब याद रखना, इसी को जेस्टेशन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन भी इसको कहा जाता है। ये कब शुरू होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब नया लाइफ आने वाला है। और एंड कब होता है? जब बेबी बाहर को एक्सपल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? जब बेबी बाहर को एक्सपल्स हो जाता है तब ये जैसे मतलब खत्म होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये टोटल कितने दिन का होता है? ये होता है 266 डेज का। कितने डेज का? 266 डेज का। ये आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। फिर याद रखना कब से गिने जाते हैं? 280 डेज हम कब से पकड़ेंगे? फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। LMC का मीनिंग क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर यहां याद रखना बच्चों, ये 9 मंथ्स का होता है या फिर 36 वीक का होता है। ये भी बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो प्रेगनेंसी के बारे में एक बार और याद रखना
ये प्रेगनेंसी जो है ना बच्चों, ये 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है जैसे, और तीनों ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। कितने इसमें डिवाइडेड है ये? 3। तो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड क्या है? सेकंड ट्राइमेस्टर, और ये थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके। तो अब देखो बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले याद रखना ये मोस्ट डायनामिक होता है। कैसे होता है मेरे बच्चों? इट इज मोस्ट डायनामिक। मोस्ट डायनामिक मतलब लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर्स, है ना, लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर्स, ठीक है। फिर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम एंडोमेट्रियम, और ये शुरुआत के 2 से लेके 4 हफ्तों तक चलता रहता है। कितने? 2 से लेके 4 हफ्तों तक ये चलता रहता है। एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन जो है कहाँ से लेता रहता है? अपने एंडोमेट्रियम से। एम्ब्रियो क्या करेगा? एंडोमेट्रियम से डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेगा, बिकॉज तब तक कोई भी टाइप का प्लासेंटा नहीं बना रहता है बच्चों। तो एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? प्लासेंटा से लेता है। कहाँ से लेता है? प्लासेंटा से लेता है। फिर उसके बाद में एक बात याद रखना, ये मेन पीरियड होता है बच्चों पूरे के पूरे ऑर्गेनोजेनेसिस का। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है वो पूरे बन जाएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? रूडिमेंटरी स्टेज में होंगे। जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो पूरे रूडिमेंटरी स्टेज में होंगे ना। व्हाट इज मीन बाय रूडिमेंटरी स्टेज? मतलब अभी फिलहाल वो फंक्शनल जोन में नहीं आए हैं, फंक्शनल जोन में नहीं आए हैं। फिर उसके बाद में एम्ब्रियो जो है बच्चों, यहाँ पे एम्ब्रियो जो है इसको हम फीटस बोल सकते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है मेरे बच्चों? 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद में याद रखो आर्म्स, हैंड, फीट, टोज ये सब बन जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली बन जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शनल हो जाता है। फिर उस बेबी का मूवमेंट शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट पता नहीं चलता है एज बेबी की साइज अब भी कितना है? छुटकू, है ना। कितना है ये? इतना सा छुटकू, ओके। कैसा है अभी? ये 3 सेंटीमीटर जितना छुटकू बेबी है, ओके। उसके बाद में हार्ट बीट देखो, कैन बी हर्ड। उसके बाद एट द एंड बेबी जो है लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में 7 से लेके 10 सेंटीमीटर तक का बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मदर में चेंजेस क्या आएंगे? मदर का प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे चला जाएगा। फिर उसके बाद में मैटरनल प्लेसेंटा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यूटेरस जो है ये लार्ज हो जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस होगी मदर को, और उसमें मदर को फील होगा नौसिया, वॉमिटिंग, और मदर का मूड स्विंग्स भी बहुत जोरों से होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर देखो बच्चों, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है ये कहां से शुरू होता है? 13th से लेके 26th वीक तक। प्रेगनेंसी जो है ये ऑब्वियस दिखती है। बेबी जो है अब ये 30 सेंटीमीटर का हो चुका है। कॉर्पस लुटियम ये डिटोरिएट हो जाती है या डीजेनरेट हो जाती है, और प्लासेंटा जो है ये पूरा टेक ओवर कर लेता है फंक्शन को, ठीक है। प्लासेंटा क्या करता है? पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेता है, और पूरे हार्मोन्स अब वो खुद रिलीज करेगा। बेबी के जो हेड है उसके ऊपर आपको हेयर और आईब्रोज भी दिखेगी, और ये होता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसका भी बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो? आराम से देखो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। इजी चीजें हैं, लेकिन कैसे है देखो, ये पूरी चीजों के आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। दिख रहा है ना ये पूरे चीजों के। तो मैं आपको क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट्स लगाने के लिए टाइम देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी देखो 2-2 3-3 सेकंड दूंगा और मैं साइड में हट जाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वाला देख लो, प्रेगनेंसी का ये फर्स्ट है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ले लिया होगा। इसके बाद देखो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ये देखो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ले लिया। अब देखते हैं बच्चों थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होने वाला है? देखो बच्चे का वजन कहां तक हो गया? 3 से लेके 4 kg तक। फिर 50 सेंटीमीटर तक हमारा छुटकू जो है ये बढ़ चुका था। उसके बाद में एब्डोमेन के जो ऑर्गन है किसी विमेन के, ये कॉम्प्रेस हो जाते हैं, अप साइड में ढकेले जाते हैं। फिर विमेन को वजन बढ़ने की वजह से बैक में एक चालू हो जाता है, और फीटस जो है
ये फुल ऑन जबरदस्त तरीके से डेवलप हो जाता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है मेरे बच्चों। क्या याद रखना है? ये सब चीजें आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं और मेरे दिल के राज खोलूं तो देखो बच्चों, एक मिनट, ये बोर मार रहा है मेरे को। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो प्लासेंटा की बातें करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय प्लासेंटा? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासेंटा? तो प्लासेंटा बच्चों देखो यहाँ पे प्लासेंटा एक फ्लैट ऑर्गन होता है, डिस्क लाइक होता है, टेम्पररी होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा। किसको? किसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा? डेवलपिंग फीटस को। फिर साथ ही साथ फीटस जो CO2 और वेस्ट तैयार करेगा प्लासेंटा, उसको भी रिमूव करेगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। और प्लासेंटा जो है बेबी से अटैच रहता है एक कॉर्ड की मदद से, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा। देखो ये पिछला वाला जो वॉल है ये पूरा यूटेराइन वॉल है, और ये देखो ये येलो लेयर से ये जो है ना, ये रीजन जो है ये पूरा प्लासेंटा है। क्या है मेरे बच्चों? प्लासेंटा है। ये यूटेराइन वॉल है और ये उसकी आर्टरीज और वेन्स है बच्चों, मतलब कैपिलरीज वगैरह है। फिर ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो बच्चे से डायरेक्टली जुड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो जब बेबी बॉर्न हो जाता है ना, तो उसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको काटते हैं, और हमारी जो नाभि होती है वो उसी का क्या होता है, जो नाभि हमारी होती है ये उसी का रिमेनिंग या स्कार बोल सकते हैं, निशान बोल सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद में बच्चे के आजू बाजू जो कैविटी होती है ना बच्चों, उसको बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी में भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे की कांस्टेंट प्रोटेक्शन करता रहता है अलग अलग शॉक्स वगैरह से। और बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये जो प्लासेंटा है ये 2 इंडिविजुअल से बनता है, मतलब ये मात्र एक टिश्यू है जो अलग अलग 2 इंडिविजुअल से बना है, एक मम्मी से और एक खुद बेबी बनाता है। तो जो बेबी जो प्लासेंटा बनाता है ना, उसको फीटल प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल प्लासेंटा उसको कहा जाता है। और जो मम्मी जो बनाते हैं वो मैटरनल प्लासेंटा होता है, जो कि रिच होता है ब्लड सप्लाई में। फीटल प्लासेंटा के पास होते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या होता है? कोरियोनिक विलाय। ये बात याद रखना। अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लासेंटा के साथ अटैच्ड होती है, जो बेबी के साथ में अटैच होगी, प्लासेंटा को अटैच करेगी बेबी के साथ, तो उसके अंदर देखो 2 आर्टरीज होते हैं और एक वेन होती है, ठीक है। आर्टरीज क्या करेगी बच्चों? आर्टरीज विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या करेगी बच्चों? वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखना है। प्लस प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? एंडोक्राइन टिश्यू है। ये क्या सिक्रीट करेगा? HCG, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी बनाएगा। हार्मोन्स देखो, ये हार्मोन्स किस लिए रिक्वायर है? फीटस की ग्रोथ और प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए रिक्वायर्ड है? फीटस की ग्रोथ और प्रेगनेंसी के लिए ये सब हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है बच्चों, देखो यहां पे पार्चुरेशन वाला स्टेज आ जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि बेबी बॉडी को, मतलब बेबी जो है पूरा डेवलप हो चुका है? एज फीटस डेवलप, देखो फीटस जैसे बढ़ जाएगा, देखो फीटस जैसे डेवलप हो जाएगा, देखो डेवलप, फीटस का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ACTH सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? ACTH। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा बच्चा? ACTH, जो मदर की पिट्यूटरी को क्या करेगा? मदर्स पिट्यूटरी। देखो ये किसको स्टिम्युलेट करेगा? मदर्स पिट्यूटरी, है ना। और मदर्स पिट्यूटरी जो है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये क्या सिक्रीट करेगी? देखो एंटेरियर पोस्टीरियर लोब ऑफ मदर्स पिट्यूटरी विल प्रोड्यूस, क्या मतलब विल सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगी? ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? देखो बच्चा, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होगा? ऑक्सीटोसिन करेगा एक काम, ये करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। It causes uterine contraction
इस वजह से जो है देखो, अब जैसे ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यूटेरस जो है, अभी देखो यहां पे सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा बच्चों, देखो सर्विक्स, देखो सर्विक्स क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक है, डायलेट, है ना, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन भी चालू हो जाएंगे, देखो वेजाइना कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। अब जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, वजाइना, देखो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चालू हो जाता है ताकि बेबी जो है ये बाहर को निकल सके, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एक्सपल्शन स्टेज, है ना। एक्सपल्शन स्टेज लगभग बच्चों 45 से लेके 60 मिनट तक चल सकता है ये स्टेज। और यहाँ पर बेबी जो है देखो ये बाहर आता है, ठीक है, बेबी इज एक्सपल्स्ड, है ना। बेबी जो है, ये जो फीटस है ये एक्सपल होता है और बेबी के साथ साथ बहुत सारी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आती है। आफ्टर बर्थ में क्या होता है, जो रिमेनिंग प्लासेंटा है, देखो ये जो रिमेनिंग प्लासेंटा है ना, ये प्लासेंटा है, ये जो प्लासेंटा है ये भी बाहर आ जाता है आफ्टर, जैसे पार्चुरेशन हुआ उसके 45 मिनट्स के बाद। और ऐसे करके पूरा का पूरा पार्चुरेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। समझ गया। ACTH मदर्स पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करेगा, मदर की पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी हमारा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो होगा ये डायरेक्टली क्या करेगा, यूटेरस पे हमला करेगा, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बेबी बाहर को आना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा सीन यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब जैसे बेबी बाहर आता है बच्चों, उसके बाद मम्मी का लैक्टेशन होता है। अब लैक्टेशन जो होगा, ये लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है बच्चों, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये किसको स्टिम्युलेट करेगा, मैमरी ग्लैंड्स को, है ना, मैमरी ग्लैंड्स, इट स्टिम्युलेट मैमरी ग्लैंड्स। और ये जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये प्रोड्यूस करेगी मिल्क, है ना। अब जब लैक्टेशन के दौरान जब फर्स्ट सिप होता है, इसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या, कोलोस्ट्रम, ठीक है। फर्स्ट सिप जो होता है इसको कहा जाता है बच्चों कोलोस्ट्रम। और ये कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे बच्चों। क्या, बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये जो कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती है बच्चों, कौन सी, एक एंटीबॉडी होती है, देखो एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं IgA। कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये IgA। और ये एंटीबॉडी बच्चे को शुरुआती इम्यूनिटी प्रदान करती है, और कोलोस्ट्रम क्या होता है, हल्का सा येलोविश विस्कस फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है, कोलोस्ट्रम येलोइश होता है, थोड़ा सा पेल येलोइश कलर का, और विस्कस फ्लूइड होता है। और ऐसे करके पूरा का पूरा लैक्टेशन भी खत्म होता है और पूरा कार्य संपन्न होता है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये लेक्चर को भी यहीं संपन्न करेंगे। कहीं पे कोई डाउट्स हो, देखो थोड़ा सा फास्ट लेक्चर गया है, लेकिन हाँ आप लोग का भी टाइम बचेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो बोलते ना कमेंट बॉक्स में बताओ, सर ये चीज़ रिपीट करो, वी विल श्योरली रिपीट फॉर यू गाइज। और अगर ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो करना है क्या, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।